हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज। एंड इस चैप्टर पर आज मेरा दूसरा लेक्चर वीडियो है। एक लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज माई सेकेंड लेक्चर वीडियो। तो चलिए एक बार शॉर्ट में बताती हूँ कि जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था एंड इसके आगे हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक, एंड आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। तो पिछला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में विद एग्जांपल समझाया था कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ठीक है, उसके साथ ही हमने देखा था स्पेकुलेशन क्या होता है एंड दोनों के बीच में डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है। ये समझना कि इन्वेस्टमेंट क्या है, स्पेकुलेशन क्या है। बच्चों को लगता है दोनों सेम चीज है, बट नहीं, बहुत सारे डिफरेंस है। 5 डिफरेंस मैंने डिस्कस किए थे इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन के बीच में। ठीक है, एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हमें पढ़ना है ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है, ठीक है, कोई भी पर्सन है, ठीक है, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट है, इन्वेस्टमेंट क्यों करता है, इंस्टीट्यूशन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट क्यों करता है। ठीक है, तो उसका मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, वो आज हम डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हमें इन्वेस्टमेंट प्रोसेस पढ़ना है, जो एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कहूंगी। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस वो हमें पढ़ना है एंड उसके बाद ये सारे टॉपिक हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सिक्योरिटीज, इक्विटी शेयर, स्वीट इक्विटी शेयर, राइट शेयर, बोनस शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, ये सब हमें आने वाले लेक्चर में डिटेल में इन टॉपिक्स को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए फिर देर नहीं करते हैं, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य क्या है, क्यों एक पर्सन इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था ना। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड। आप जब अपने फंड को एम्प्लॉय करते हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड, ठीक है, जब आप अपने फंड को एम्प्लॉय करते हैं किसी एसेट में, ताकि आपको फ्यूचर में कुछ गेन हो सके, कुछ इनकम हो सके, कुछ कैपिटल एप्रिसिएशन हो सके, कुछ इनकम हो सके। इस पर्पज से जब कैपिटल को एम्प्लॉय किया जाता है, जो फंड है उसको एम्प्लॉय किया जाता है किसी एसेट में, ताकि आगे चल के कुछ इनकम हो सके, आपके जो एसेट है उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन हो सके, तो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इसी को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि इन्वेस्टमेंट किया क्यों जाता है। ठीक है, क्यों हम एफडी कराते हैं या आरडी कराते हैं, या हम शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिबेंचर में करते हैं, गोल्ड में करते हैं, रियल एस्टेट में करते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, इंश्योरेंस खरीदते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है ना। तो हम क्यों करते हैं ये, तो वो आज हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, गोल क्या है, पर्पस क्या है, क्यों इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो इसके 5 ऑब्जेक्टिव हैं, इन्वेस्टमेंट के 5 ऑब्जेक्टिव हैं, 5 उद्देश्य है इन्वेस्टमेंट करने के। अगर मैं भी इन्वेस्टमेंट करती हूँ तो इन्हीं 5 रीजंस की वजह से ही, इसमें मेरा रीजन इन पांचों में से कुछ हो सकता है, ठीक है, तो इन्हीं 5 रीजंस की वजह से मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ, कोई भी इंडिविजुअल करता है। सबसे पहला रीजन क्या हो सकता है, रिटर्न। एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी केवल मैं 5 आपको बता दे रही हूँ। पहला है रिटर्न, दूसरा क्या है रिस्क, तीसरा क्या है लिक्विडिटी, चौथा क्या है हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, नेक्स्ट क्या है सेफ्टी। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव हैं, 5 उद्देश्य हैं इन्वेस्टमेंट करने के। ठीक, और अब हम एक एक जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। रिटर्न, तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहला जो उद्देश्य है किसी भी इन्वेस्टमेंट का, वो क्या है, रिटर्न। हमें रिटर्न चाहिए। हम चाहते हैं कि जितना भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है उससे बढ़ के, जितना भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है उससे बढ़ के हमें क्या मिले, रिटर्न। ठीक है, उससे जो हमें इनकम हो वो उससे बढ़ के मिले, तो रिटर्न जो है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट का, वो यही है। वैसे तो इन्वेस्टमेंट और भी पर्पज से किए जाते हैं, इन्फ्लेशन को हेज करने के पर्पज से, ठीक है, और भी पर्पज है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पर्पज जो है ना, या टैक्स पर्पज से भी इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पर्पज पता है क्या है, रिटर्न। रिटर्न, हमारा पैसा जितना है उससे बढ़ के हमें पैसा वापस मिले, रिटर्न, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो रिटर्न के लिए हम रेट ऑफ रिटर्न, हमने जहां पे भी इन्वेस्टमेंट किया है हम फिर कैलकुलेट करते हैं रेट ऑफ रिटर्न, यानी हमें कितना रिटर्न मिला। हमने कोई सिक्योरिटी थी, एग्जांपल लेते हैं, किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया, कोई ए लिमिटेड कंपनी का शेयर लिया, ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट किया, 1 साल तक इसको रखा, तो हमें रेट ऑफ रिटर्न कितना मिला वो हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है कि एंड पीरियड वैल्यू माइनस बिगनिंग पीरियड वैल्यू, ठीक है, प्लस डिविडेंड, ये प्लस है, प्लस डिविडेंड डिवाइडेड बाय बिगनिंग पीरियड वैल्यू इनटू 100। ठीक, ये क्या है अभी समझाती हूँ एग्जांपल के साथ। सपोज करिए आपने ए लिमिटेड कंपनी के शेयर खरीदे, ठीक है, जब आपने
1 साल तक आपने इस शेयर को रखा, उसके बाद बेच दिया। तो जब आपने शेयर खरीदा उसकी वैल्यू थी 50 रुपए, 50 रुपए में आपने खरीदा। 1 साल बाद आपको पैसे की जरूरत थी, आपने उस शेयर को बेचा, ठीक है, 60 रुपए। 1 साल बाद उसकी वैल्यू हो गई 60 रुपए, आपने 60 रुपए पे बेचा। और इस 1 साल में ये जो ए लिमिटेड कंपनी के शेयर थे, इन्होंने डिविडेंड दिया 5 रुपए का। ठीक, तो आपको अगर कहा जा रहा है कि रिटर्न कैलकुलेट करो, ठीक है, आपको या खुद एनालाइज करना है कि मैंने ये जो शेयर खरीदा था 50 रुपए का, 60 रुपए पे बेचा, 5 रुपए का इस कंपनी ने डिविडेंड दिया मुझे, तो मेरा रेट ऑफ रिटर्न कितना आया। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू इन पीरियड वैल्यू, यानी इन पीरियड वैल्यू यानी 60 माइनस बिगनिंग पीरियड वैल्यू मतलब 50, ठीक, प्लस डिविडेंड, डिविडेंड कितना दिया 5 रुपए, डिवाइडेड बाई बिगनिंग पीरियड वैल्यू यानी 50, ठीक, तो कितना हो गया 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 50, यानी कितना हुआ 15 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100 भी तो है, इंटू 100, तो ये काटा, ये आ गया 2, आ गया 30%। यानी ये जो शेयर आपने खरीदा था इसमें आपको रिटर्न कितना आया, 30% का रिटर्न आया, जो बहुत अच्छा रिटर्न है। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है रेट ऑफ रिटर्न, एंड रिटर्न इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मेन इसी पर्पज से किया जाता है कि हमें अच्छा रिटर्न मिल सके। ठीक है, अगर सपोज करो एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास 10,000 रुपए है, मैं अपने 10,000 रुपए सेविंग अकाउंट में रखे रहूंगी, तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा उस पर 3 to 4%, इसी के अराउंड मिलेगा, 3 to 4% के अराउंड। लेकिन अगर मैं इसको इन्वेस्ट कर देती हूँ कहीं पे, ठीक है, चाहे मैं शेयर खरीदूं, एफडी करा दूं, कुछ भी कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट किया, तो मेरा पर्पस क्या होगा कि मुझे रिटर्न मिले, इससे तो ज्यादा मिले। सेविंग अकाउंट में तो 3 to 4% पता भी नहीं चलेगा, तो मेरा पर्पस क्या है कि मुझे रिटर्न मिले और इससे ज्यादा रिटर्न मिले। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न। ठीक, अब एक बात है, अगर हम शेयर का केस लेते हैं, स्टॉक का केस लेते हैं, तो इन्वेस्टर को जो रिटर्न मिलता है ना, वो 2 रिटर्न होते हैं। ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, जो रिटर्न होता है वो 2 होता है। यहां पे ये जो फॉर्मूला है, इसी को लिखने का ये एक दूसरा तरीका है। देखिए, एक टर्म यहां पे इंट्रोड्यूस कर रही हूं, कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन, आप सोच रहे होंगे कैपिटल एप्रिसिएशन क्या है। देखिए, कैपिटल मतलब पूंजी, एप्रिसिएशन मतलब जो एप्रिशिएट हुआ, बढ़ गया। आपने 100 रुपए का कोई शेयर लिया था, वो 110 रुपए हो गया, तो ये क्या हुआ, कैपिटल एप्रिसिएशन। कितना कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ, 100 रुपए 110 हो गया, यानी कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ 10 रुपए। ठीक, आपने कोई फ्लैट खरीदा था 30 लाख का, ठीक है, 1 साल बाद वो 40 लाख का हो गया, तो यहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन क्या है, आप कैपिटल, कैपिटल मतलब पूंजी, आपका कितना कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ, 10 लाख का कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ। तो मतलब समझ रहे हैं ना, कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब पूरा वो जो एसेट है उसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एप्रिसिएशन। ठीक है, प्लस ये एंड लिखा है यहाँ पे, प्लस डिविडेंड। डिविडेंड अगर शेयर का केस ले रहे हैं तो डिविडेंड, अब इस 1 साल तक आपने शेयर 1 साल तक रखा, तो शेयर के केस में 1 साल में मतलब क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। ठीक है, तो ये हुआ डिविडेंड। तो अगर रिटर्न कैलकुलेट करना है तो रिटर्न होता है कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब शेयर की वैल्यू कितनी बड़ी है। 10 रुपए का शेयर 15 रुपए हुआ, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बड़ी, 5 रुपए, और इसने 1 साल में डिविडेंड कितना दिया, तो अगर 2 रुपए का डिविडेंड दिया तो 2 रुपए। ठीक है, और ये कैपिटल एप्रिसिएशन कितना हुआ, 5 रुपए, डिवाइडेड बाई परचेज प्राइस। परचेज प्राइस यानी 10 रुपए पे आपने खरीदा था, ये देखिए 10 रुपए, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इस तरीके से रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो रिटर्न में बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि रिटर्न में केवल कैपिटल एप्रिसिएशन ही नहीं आता है, यानी 100 रुपए का शेयर 110 हो गया, तो ये हुआ कैपिटल एप्रिसिएशन, ये 10 रुपए का हुआ। तो केवल कैपिटल एप्रिसिएशन रिटर्न में नहीं आता है, रिटर्न में आपका डिविडेंड भी आता है कि इस 1 साल में इसने वो डिविडेंड कितना दिया है, वो भी आता है। ठीक है, तो रिटर्न में 2 चीजें आती हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन यानी वैल्यू कितनी बढ़ गई, प्लस उस 1 साल में उसने क्या इनकम दी, तो डिविडेंड इनकम दी। ठीक, ऐसी में अगर रियल एस्टेट का एग्जांपल लेती हूँ, आपने सपोज करिए कोई मकान खरीदा 30 लाख का, आपने पिछले साल, ठीक है, 2022 में आपने 30 लाख का कोई मकान खरीदा, 2023 में वो मकान हो गया 40 लाख का। ठीक है, और आपने उस मकान को रेंट पे भी चढ़ाया हुआ था, और 1 लाख का आपका रेंट आया, इस 1 साल में आपका 1 लाख का रेंट आया। ठीक, तो अब अगर पूछा जाए कि रिटर्न बताइए, तो रिटर्न में क्या आप क्या बताएंगे, रिटर्न में केवल उसका रेंट बताएंगे, नहीं, रिटर्न में दोनों चीजें आएंगी। पहली चीज क्या आएगी, इसका कैपिटल एप्रिसिएशन, कितना कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ, 10 लाख बढ़ गया है, ये हुआ कैपिटल एप्रिसिएशन, प्लस आपको इस 1 साल में रेंट कितना मिला है, रेंट की भी इनकम है ना, तो 1 लाख का रेंट मिला है। ठीक है, तो 10 लाख का कैपिटल एप्रिसिएशन, 1 लाख का रेंट, डिवाइडेड बाई परचेज प्राइस, डिवाइडेड बाई 30 लाख। ठीक है,
इंटू 100। तो ऐसे करके आप निकालेंगे रिटर्न। ठीक, तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, रिटर्न में केवल कैपिटल एप्रिसिएशन मत कंसीडर करिएगा कि कितनी वैल्यू बढ़ गई, केवल वो नहीं आता है, दोनों चीज आती है। कितना इनकम या डिविडेंड कह लीजिए, उस एक साल में उस एसेट से कितनी इनकम हुई या डिविडेंड कितना आया। शेयर के केस में डिविडेंड, ठीक है, और डिवेंचर के केस में इंटरेस्ट, रियल एस्टेट के केस में रेंट वगैरह। तो उसमें इनकम बेसिकली है, तो उस एक साल में इनकम कितनी आई प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन कितना हुआ, दोनों को कंसीडर किया जाता है रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए। और अगर रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, ठीक है, इसका रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, तो इसको डिवाइड कर दिया जाता है परचेज प्राइस से मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस तरीके से निकालते हैं रिटर्न। तो मैंने काफी कुछ रिटर्न के बारे में बता दिया है। तो ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? रिस्क। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेस्टमेंट करने का? दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? रिस्क। ठीक है, रिस्क। क्या रिस्क हम बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं? रिस्क हमारा बढ़ जाए इसलिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं? नहीं, रिस्क को कम करने के लिए। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं रिस्क होता क्या है। रिस्क इज द वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न। रिस्क क्या होता है? रिस्क इज द वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न। यानी सपोज करिए किसी चीज में रिस्क को वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न भी कह सकते हैं या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, या फिर दूसरी इसकी डेफिनेशन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस। यानी लॉस होने की जो संभावना है ना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिस्क। लॉस होने की जो संभावना है ना, इसको भी रिस्क कहा जाता है, या कह लीजिए दोनों डेफिनेशन है रिस्क की। रिस्क को कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, यानी लॉस होने की संभावना क्या है। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो रिस्क है ना कि एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस है, संभावना है लॉस होने की। ठीक है, या हम कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, पैसा डूबने की संभावना है। ठीक है, और ये हो गई एक डेफिनेशन रिस्क की। दूसरी डेफिनेशन रिस्क की क्या है? वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न। देखिए, शेयर के केस में कभी तो रिटर्न बहुत बढ़िया रहा, ठीक है, पर कभी कम हो गया, कभी बढ़िया कभी कम। ठीक है, हमारा स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, तो रिटर्न क्या कांस्टेंट रहता है? एक जैसा रिटर्न रहता है? कोई शेयर की वैल्यू क्या हमेशा एक जैसी रहती है? क्या रिटर्न एक जैसा रहता है? नहीं रहता ना, शेयर की वैल्यू भी ऊपर नीचे होती है, तो रिटर्न वेरी करता है। तो रिस्क क्या है? रिस्क इज द वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न। रिस्क क्या है? वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न। तो हम रिस्क को हेज करने के लिए भी, रिस्क को हेज करने के लिए भी, रिस्क तो है, एक बात है कि रिस्क तो हमेशा है, बट रिस्क को कम कर सकें इसलिए भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट, कि रिस्क को हम हेज कर सकें, रिस्क को हम लो कर सके, लेस कर सके, कम कर सके। ठीक है, या कह लीजिए रिस्क को हम हेज कर सके, बचा सके रिस्क को। रिस्क तो है, ठीक है, लेकिन रिस्क को हम कम कर सके, इसलिए भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। प्रोबेबिलिटी, यहां देखिए मैं लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्चुअल रिटर्न बिकमिंग लेस देन एक्सपेक्टेड रिटर्न। हमारा जो एक्चुअल रिटर्न आ रहा है वो कम आए, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है मतलब कम आए एज एक्सपेक्टेड रिटर्न। मतलब हमने एक्सपेक्ट तो किया था कि हमारा 10 एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एक्सपेक्ट किया था कि 10% रिटर्न आएगा, ठीक है, बट एक्चुअल में शायद वो 8% ही रिटर्न आया। तो ये होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज कॉल्ड रिस्क। तो रिस्क तो हमेशा है, बट हम इन्वेस्टमेंट करके अपने रिस्क को क्या कर सकते हैं? हेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लूंगी इंश्योरेंस का। इस केस में इंश्योरेंस, तो देखिए रिस्क तो है, ठीक है, इसीलिए तो रिस्क तो है, हमारी लाइफ का भी रिस्क है, मटेरियल का भी रिस्क है। इंश्योरेंस जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी तो वहां लाइफ इंश्योरेंस भी होते हैं और जनरल इंश्योरेंस भी होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में हम अपनी लाइफ को इंश्योर करते हैं या किसी भी लाइफ को इंश्योर किया जाता है, और जनरल इंश्योरेंस में हम जैसे कार का इंश्योरेंस, गाड़ी का सॉरी कार का, फ्लैट का, दुकान का, मटेरियल का, बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो रिस्क तो है, जैसे लाइफ के भी केस में रिस्क है, पता नहीं कब क्या हो जाए, ठीक है, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट करके उस रिस्क को क्या कर सकते हैं? हेज कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? लाइफ को इंश्योर्ड किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर सपोज करिए कोई दुकान है, ठीक है, उसका इंश्योरेंस कराया, दुकान में जो मटेरियल है उसका इंश्योरेंस कराया, तो अगर कोई चोरी हो जाए या आग लग जाए तो रिस्क तो है, बट हम इन्वेस्टमेंट करके हम प्रॉपर जो सही प्रोडक्ट है, इंश्योरेंस के सही प्रोडक्ट है, वो लेकर के इस रिस्क को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं, हेज कर सकते हैं। तो दिस इज द सेकेंड रीजन फॉर इन्वेस्टमेंट, सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट का वो क्या है? वो है लिक्विडिटी। तीसरा ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है इन्वेस्टमेंट का? लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। तो लिक्विडिटी मतलब होता है हाउ फास्ट एन एसेट इज कन्वर्टेड इनटू कैश,
यानी कितनी तेजी से कोई एसेट को हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको कहा जाता है लिक्विडिटी। अगर कोई एसेट बहुत तेजी से कैश में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो हम कहेंगे ये एसेट बहुत लिक्विड है। अगर कोई एसेट इजिली कन्वर्ट नहीं होता है, समय लगता है, ठीक है, इतनी जल्दी आप उसे लिक्विड नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं वो कम लिक्विड है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं रियल एस्टेट की बात करूं, रियल एस्टेट की मैं बात करूं, आपके पास मकान है, ठीक है, आज शाम को मुझे सपोज करिए मेरे पास कोई 10 लाख, एग्जाम्पल ले रही हूँ, 10 लाख का मकान है, लेकिन मुझे कुछ बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट आई है, मुझे शाम तक 10 लाख रुपए या सपोज के कल तक मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, तो क्या मकान बेचना एक दिन में पॉसिबल है? बहुत मुश्किल है, ठीक है, बहुत मुश्किल है। जो रियल एस्टेट है उसमें इतनी लिक्विडिटी नहीं होती है, ठीक है, वो बहुत तेजी से कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता। लेकिन अगर मेरे पास 10 लाख के शेयर हैं और मुझे आज शाम को या कल तक अगर मुझे जरूरत है, शेयर है चाहे एफडी है चाहे म्यूचुअल फंड है, अगर मुझे जरूरत है आज शाम को या कल तक मुझे 10 लाख की जरूरत है, तो मैं उतने के शेयर जो है अगर मेरे पास है तो मैं उसे बेच दूंगी, पैसे लिक्विड होके शाम तक मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, नहीं तो कल आ जाएंगे। तो बहुत लिक्विड है ना, शेयर हुआ, एफडी हुआ, म्यूचुअल फंड हुआ, ये सब बहुत लिक्विड होते हैं। जबकि रियल एस्टेट क्या है, या गोल्ड भी लिक्विड है, मुझे बेचना है तो मैं मार्केट जाकर गोल्ड बेच सकती हूँ, ठीक है, ये लिक्विड है, लेकिन रियल एस्टेट इतना लिक्विड नहीं है, ठीक है। तो लिक्विडिटी के पर्पज से भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है। और लिक्विडिटी किस बात पे डिपेंड करती है? लिक्विडिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि ट्रेडिंग फैसिलिटी कितनी है। ट्रेडिंग फैसिलिटी मतलब ट्रेड, ट्रेड करना मतलब बाय सेल करना, बाय सेल की फैसिलिटी है कि नहीं है, ठीक है। शेयर्स आप बाय सेल कब कर पाएंगे? शेयर आप बाय सेल तब कर पाएंगे जब आपके पास डीमैट अकाउंट होगा, ट्रेडिंग अकाउंट होगा, आपका एक आपने कोई अकाउंट खुलवाया होगा जिसमें आपके शेयर होंगे, ठीक है, तो ट्रेडिंग की फैसिलिटी है। एनएससी और बीएससी में आपके शेयर लिस्ट होने चाहिए, ठीक है, लिस्ट होने चाहिए, तभी तो आप उस शेयर में ट्रेड कर पा रहे हैं और तभी तो आप बेच पा रहे हैं, ठीक है। तो लिक्विडिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि ट्रेडिंग फैसिलिटी कैसी है, ठीक है, ट्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें बाय सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इजिली बाय सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। चाहे म्यूचुअल फंड के भी केस में आप बेच तब पाएंगे जब ये सारी फैसिलिटी, उसको सेल करने की फैसिलिटी अवेलेबल है, तभी आप सेल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग फैसिलिटी एंड मार्केटेबिलिटी, मार्केटेबिलिटी मतलब मार्केटेबिलिटी से बेसिकली क्या आता है, लिक्विडिटी आती है, ठीक है, मतलब आप उसको, वही मतलब है मार्केटेबिलिटी का भी, यही मतलब है कि आप उसे इजिली बेच पाएंगे। तो लिक्विडिटी के पर्पज से भी इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं, ठीक। चौथा जो ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेस्टमेंट का, ये भी इंपॉर्टेंट है, टू हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। इन्वेस्टमेंट इसलिए भी किया जाता है, जो मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया, ताकि हम इन्फ्लेशन को से हेज कर सके। मतलब जैसे अगर सपोज करिए मेरे पास 10,000 रुपए हैं, मैं अगर सेविंग अकाउंट में रखूंगी तो मुझे 3 से 4% के अराउंड मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा उस पर, ठीक है। जबकि इन्फ्लेशन का रेट क्या है, अब अभी हम बात करें तो अप्रोक्सीमेट 2023 में, ये अभी अक्टूबर चल रहा है, अप्रोक्सीमेट 6.83% के आसपास चल रहा है रिटेल इन्फ्लेशन, ठीक है। और मुझे सेविंग अकाउंट से रिटर्न कितना मिलेगा? सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिल रहा है, 10,000 रुपए अगर मैं रखती हूँ तो इंटरेस्ट मिल रहा है 3 से 4%, जबकि इन्फ्लेशन है 6.83% के आसपास। तो सोचिए मेरा जो पैसा है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी अगर मैंने ऐसे ही सेविंग अकाउंट में पैसे छोड़ दिए तो इसलिए क्या जरूरत है? जरूरत है कि मैं इस 10,000 रुपए को किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करूं जहां पे जो रिटर्न आ रहा हो वो एटलीस्ट इस 6.83 से क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि ये मैं 10,000 रुपए ऐसी जगह इन्वेस्ट करूं जहां पे जो रिटर्न है वो 6.83 से ज्यादा हो, ठीक। तो तभी क्या हो पाएगा, तभी मैं अपने जो पैसे हैं इसको कवर कर पाऊंगी, इसे हेज कर पाऊंगी, इसे प्रोटेक्ट कर पाऊंगी अगेंस्ट इन्फ्लेशन। नहीं तो इस 10,000 की जो वैल्यू है ना वो घट करके 9,000 हो जाएगी, फिर 8,000 हो जाएगी, उसकी वैल्यू घटती जाएगी। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इन्फ्लेशन ज्यादा है और मेरा रेट ऑफ रिटर्न कम है, ठीक। ये बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि इन्फ्लेशन, सॉरी, इन्वेस्टमेंट इसलिए किया जाता है ताकि हम हेज कर सकें अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें जहां पे रेट ऑफ रिटर्न जो है दैट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इन्फ्लेशन। हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न हो वो किससे ज्यादा हो? रेट ऑफ इन्फ्लेशन से, ठीक है। बीच में ऐसा हो गया था कि एफडी के केस में जो एफडी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो बहुत कम हो गया था, ठीक है, और इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया था। तो उस केस में क्या हो रहा था कि एफडी कराने से कोई फायदा नहीं था। एफडी कराने से केवल ये फायदा हो रहा था कि आपके 10,000 जो रुपए है उसकी वैल्यू 10,000 बनी हुई है, ठीक है, कम नहीं हो रही है, बस इतना हो गया था, पर बढ़ के आपको कुछ नहीं मिल रहा था।
आप वो इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट तो समझते हैं ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, समय के साथ पैसे की कीमत कम होना, ठीक है। तो मतलब इसलिए जो है, इसलिए हमेशा ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां पे रेट ऑफ रिटर्न एटलीस्ट रेट ऑफ इन्फ्लेशन से ज्यादा हो। अगर बराबर होगी तो आपको कुछ मिल नहीं रहा है, अगर बराबर हुआ ना तो जो वैल्यू कह लीजिए पैसे की है वो केवल मेंटेन रह रही है, ठीक। तो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज करने के पर्पज से भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है। एंड लास्ट वन, इन्वेस्टमेंट इसलिए भी किया जाता है फॉर सेफ्टी पर्पज। इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य ये भी है सेफ्टी, ठीक है। एक चीज है, हमेशा इन्वेस्टमेंट किस में करना चाहिए, ऐसे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए विच आर अंडर द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी लीगल चीजों में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। इलीगल चीजें, इलीगल कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, जैसे बेटिंग वगैरह, तो उसे इन्वेस्टमेंट मत कह दीजिएगा। जो बेटिंग वगैरह है होती है सट्टेबाजी और वो सब होती है, दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वो सब इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो इंडिया में लीगल नहीं है, ठीक। और ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां पे रूल रेगुलेशन और रेगुलेटरी बॉडी बॉडी हो जो उसे कंट्रोल कर रही हो उस पूरे मार्केट को। जैसे आप जानते हैं, आगे चल के अभी मैं डिस्कस भी करूंगी सेबी के बारे में, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो पूरे कैपिटल मार्केट को गवर्न करती है, कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा लीगल चीजों में होना चाहिए, रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जहां पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और जनरली गवर्नमेंट जो इंस्ट्रूमेंट है वो ज्यादा सिक्योर सेफ माने जाते हैं एज कंपेयर टू द प्राइवेट जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट करने के ये 5 ऑब्जेक्टिव हैं। समझ में आ गया कौन कौन से ऑब्जेक्टिव? रिटर्न के पर्पज से हम करते हैं, रिस्क को कम करने के एक बार मैं स्क्रीन क्लियर करती हूँ। तो इन्वेस्टमेंट हम क्यों करते हैं? 5 रीजन है। सबसे पहला, रिटर्न हमारा ज्यादा आए, रिस्क हमारा कम हो, ताकि हम, इसीलिए हम इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं, ताकि हमारा जो रिस्क तो रहेगा पर हम रिस्क को कम कर सकते हैं अगर हमने सही जगह इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो। लिक्विडिटी हो, ठीक है, इसलिए भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अगला क्या है? हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हम हेज कर सकें, ठीक है, कम से कम हमारा जो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन से तो ज्यादा रहे, ठीक। और सेफ्टी के पर्पज से भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये 5 रीजन होते हैं इन्वेस्टमेंट के, 5 कह लीजिए ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट के, उद्देश्य है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूंगी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की, और ये मैं कहूंगी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, क्योंकि आगे जो पूरा हमारा सिलेबस है ना, ये जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका जो पूरा आगे हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एसएपीएम, एसएपीएम, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। और ये जो सब्जेक्ट है मैं कहूंगी कि ये अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग नाम से है। एमबीए में ये सिक्योरिटी एनालिसिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है कुछ यूनिवर्सिटी में, कुछ यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के नाम से है, और बीबीए बीकॉम में कुछ जगह पे ये इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के नाम से है, बट पढ़ना आपको यही है, ठीक। तो ये अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग नाम से है, लेकिन आपको मैं बता दूं, ये जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आगे का जो हमारा सिलेबस है उसमें यही जितने आप इंडिविजुअल स्टेप पढ़ रहे हैं ना, इन्हीं को आगे चल के डिटेल में हमें पढ़ना है, ठीक। तो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की। तो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या है? ये वो, इसमें वो सीरीज ऑफ एक्टिविटी आती है विच आर लीडिंग टू द परचेज ऑफ सिक्योरिटी। यानी अगर सपोज करिए मुझे कोई शेयर खरीदना है, शेयर नहीं, मुझे कोई सिक्योरिटी खरीदनी है, चाहे मैं बॉन्ड खरीदूं, डिवेंचर खरीदूं, शेयर खरीदूं, ठीक है, डेरिवेटिव्स में इन्वेस्टमेंट करूं, बेसिकली मुझे कुछ भी अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो व्हाट आर द सीक्वेंस ऑफ स्टेप, मतलब क्या सीरीज ऑफ स्टेप मैं फॉलो करूंगी, वो ये बताया गया है। सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, दूसरा है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, तीसरा है इन्वेस्टमेंट का इवैल्यूएशन करूंगी, चौथा क्या है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करूंगी, और उसके बाद पांचवा क्या है पोर्टफोलियो इवैल्यूएट करूंगी। और ये है इनकी डिटेलिंग, जिसको मैं और डिटेल में आपको आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, आने वाले नहीं नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि अपने आप में बहुत डिटेल में ये टॉपिक है और ये लेक्चर में, इस लेक्चर में कवर नहीं हो पाएगा। तो ये जो टॉपिक है ना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, अब हम अगले लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें डिटेल में ये जो जितने स्टेप हैं पांचों, उसको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। और ये सारे जो टर्म मैंने लिखे हैं इसको भी हम डिटेल में समझेंगे, ठीक। तो चलिए फिर आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, और प्लीज मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये एक बार रीड कर लीजिए, ये अभी अक्टूबर 2023 तक मेरे चैनल पे अपलोडेड सब्जेक्ट है। बट अगर आप ये वीडियो कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी, ये अभी तक है अक्टूबर 2023 तक। तो मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेक्चर यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, एंड मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल था कि नहीं था, समझ में आया कि नहीं आया,
ठीक है। एंड इंस्टाग्राम पे भी मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए। एंड अगर नोट्स चाहिए मेरे चैनल के, देन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।